चलो भाई, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स कर रहे थे। एक बार रिवीजन के लिए फिर से एलआर सर्किट बता देता हूं। एलआर सर्किट मतलब इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट, है ना। एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। तो अपने को इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट जो है वो देखना है। तो हमने उसमें देखा था कि ऐसे सर्किट में एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगे थे एक एसी सोर्स के साथ। नहीं, ये इंडक्टर था और ये रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V विच विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। तो हमको पता है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज और करंट होता है उसमें π/2 का फेज डिफरेंस होता है, जबकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और इंडक्टर में क्या होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं अपने पास, है ना। तो करंट इस सर्किट में जा रहा होगा I। तो इसमें हम लोग ने डराइव किया था कि दोनों केसेस में देखो तो करंट तो सेम डायरेक्शन में है, बट अगर पोटेंशियल को देखें तो जो रेजिस्टेंस का V है वो इस डायरेक्शन में है और इंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो इस डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि रेजिस्टेंस वाले के साथ फाई एंगल बना रहा है। तो हमने देखा था V नेट जो आएगा वो अंडर रूट में VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर के बराबर आएगा। VL को क्या लिख सकते थे, याद है ना। VL क्या होता था, I इंटू काईएल, जहाँ पे काईएल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस को IR लिख सकते हैं। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, I इंटू काईएल का स्क्वायर और IR का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, काईएल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर आ जाएगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा, I इंटू अंडर रूट में काईएल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो V बाय I क्या आ जाएगा, अंडर रूट में काईएल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और V बाय I क्या बन जाएगा, नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का। तो R नेट क्या आ जाएगा, काईएल का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फर्दर हम लोग देख सकते थे कि काईएल को अपन क्या लिख सकते थे, खोल के याद है ना, काईएल को लिख सकते हैं ओमेगा L। तो यहाँ पे R नेट अपने पास क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस वाज नेट रेजिस्टेंस इन LR सर्किट। बताओ, ये तो क्लियर था। इतना अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है ना। और करंट निकालना है अगर हमको इसी इक्वेशन से, करंट I, करंट, तो करंट की वैल्यू V बाय R नेट हो जाएगा। और R नेट क्या है अपने पास, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेट करंट बन जाएगा इस सर्किट में, ठीक है ना। इस R नेट को हम लोग कुछ बोलते थे, अगर याद हो तो। इस R नेट को अपन Z से डिफाइन करते थे, और Z को क्या कहते थे, इम्पीडेंस। Z क्या होता था हमारे लिए, इम्पीडेंस होता था। तो Z की वैल्यू बेसिकली क्या है, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि डायमेंशंस और यूनिट की बात करें तो ये है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही सर्किट का। तो यूनिट्स और डायमेंशंस जो होंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस के यूनिट और डायमेंशन होते हैं वही Z के भी हमारे पास आ जाएंगे। तो ये बेसिक था, ये ऑलरेडी देख चुके थे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और इस पे चर्चा करें तो LR सर्किट में हमको दिख रहा है कि जो करंट है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन वोल्टेज जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो फाई एंगल ऊपर है करंट से। नहीं, अगर इसी को मैं ट्रांसफॉर्म करूं तो करंट इस डायरेक्शन में है और V नेट इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये फाई एंगल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि LR सर्किट में वोल्टेज लीड्स
वोल्टेज लीड्स करंट बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ फाई, है ना, बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई। वोल्टेज जो है वो करंट को लीड कर रहा है बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई। तो इस फाई की वैल्यू कैसे निकालें, उसके कैलकुलेशन को थोड़ा इधर समझते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन से tan फाई लिखूं, tan फाई, तो वो VL बाय VR आएगा ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको क्या लिख सकता हूँ, VL को I इंटू काई और VR को क्या लिख सकता हूँ, I इंटू R। ये कट जाएगा तो tan फाई की वैल्यू क्या आएगी, काई बाय R या फिर ओमेगा L बाय R। तो यहां से फाई क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा L बाय R। ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई। देखो भाई, और भी खोल सकते हैं क्या, बिल्कुल खोल सकते हो, ओमेगा को खोल लो चाहो तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा, ये ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f रख दो, 2 पाई FL बाय R। ये आ जाएगा हमारे पास फाई की वैल्यू। ठीक है, थोड़ा कट रहा होगा इस पे, है तो यहां लिख दे रहा हूं, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 2 पाई FL बाय R। ओमेगा की जगह 2 पाई f रख देंगे अपन, आंसर आ जाएगा। देखो समझ आ गया होगा इतना। तो ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे पिछले टर्न पे। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है भाई, जिनके पास, आप लोग के पास नोट्स हैं तो आप लोग को नोट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ चीजें अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, अगर मान लो इस केस में इंडक्टर की वैल्यू मैं 0 कर दूं, है ना, कुछ चीजें देख लूं। अगर L की वैल्यू 0 हो जाए तो L की वैल्यू 0 होने पे tan फाई क्या हो जाएगा भाई, इंडक्टर 0, तो इंडक्टर की वैल्यू ही नहीं है तो ये VL का टर्म 0 हो जाएगा। तो tan फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। tan फाई 0 माने फाई की वैल्यू आप क्या आ गई, 0 डिग्री। फाई की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। यही तो मतलब हुआ भाई, अगर फाई 0 डिग्री है दैट मींस वोल्टेज और करंट किस में हो गए, सेम फेज में हो गए। ठीक, और वोल्टेज और करंट सेम फेज का मतलब क्या हो गया, सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब भैया इंडक्टर तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ क्या बचा, रेजिस्टेंस बचा नहीं, इट कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली, है ना। ये इसका मतलब हो जाएगा, अगर L की वैल्यू सर्किट में क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अगर R 0 कर दें, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 कर दें, इफ R इक्वल टू 0, तो R 0 होने पे क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो tan फाई नॉट डिफाइंड आ जाएगा। tan फाई नॉट डिफाइंड माने फाई की वैल्यू 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2 आ जाएगी। और इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। और अगर वोल्टेज करंट को पाई बाय 2 से फेज डिफरेंस से लीड कर रहा है, मतलब सर्किट नेचर में प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, नहीं। उस केस में सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर हो जाएगा, मतलब सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होगा। तो इस तरीके से चीजें काम करेंगी। ठीक है, तो ये नोट्स में अवेलेबल है पूरा। और लोग जो देख रहे हैं लेक्चर तो वो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड सर्किट पे। तो सेकेंड सर्किट अपन देखेंगे CR सर्किट। CR सर्किट मतलब कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट, है ना, कैपेसिटर रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे अक्रॉस अ AC सोर्स ऑफ वोल्टेज, जो कि साइनोसाइडल होगा। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। करंट जा रहा होगा इस सर्किट में। ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा रेजिस्टेंस है।
इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VC, और रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VR होगा। VC के लिए हमने पढ़ा था, VC में क्या होता है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2, ये देखा था। और VR के लिए तो पता ही है कि वोल्टेज और करंट जो है वो, मतलब रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में होते हैं, और कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 फेज डिफरेंस से पीछे लैग कर रहा होता है। ठीक है, तो इस केस में हमको पता है, वैसे ही सिमिलरली VC की वैल्यू क्या होती है, I इंटू काईसी, और VR की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R होगी। मैं अगर नेट वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का, रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाना चाहूँ तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज, इस वोल्टेज वेक्टर इस डायरेक्शन में है, कैपेसिटर की वजह से वोल्टेज वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो नेट वोल्टेज वेक्टर जो है वो इधर आएगा। मान लेते हैं यहाँ से वो फाई एंगल बना रहा है रेजिस्टेंस वाले से। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से नेट वोल्टेज मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे भी, है ना। V की वैल्यू आएगी अंडर रूट में VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और VC को लिख सकता हूँ I इंटू काईसी का स्क्वायर प्लस I इंटू R का होल स्क्वायर। तो I बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में काईसी स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, काईसी याद है, काईसी 1/ωc याद है, काईसी 1/ωc है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/ωc का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या अंडर रूट में 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से V/I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/I की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और V/R की क्या बन जाएगा, नेट रेजिस्टेंस विच इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस आ जाएगा 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे CR सर्किट में। ठीक है, करंट भी देख सकते हैं ना यहां से, करंट सर्किट में क्या हो जाएगा, I की वैल्यू V अपॉन अंडर रूट में 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये करंट हो जाएगा सर्किट में, देखो भाई, है ना। इम्पीडेंस आ गया, करंट आ गया, बाकी सब्स्टिट्यूशन के लिए आगे तो पता ही है, ओमेगा को अगर और सॉल्व करना हो तो ओमेगा को अपन 2πf रख सकते हैं, इस फॉर्मूले में भी और इस फॉर्मूले में भी, तो उससे हमारा आंसर और निकल आएगा आगे। बाकी वही हमको फाई की वैल्यू का कैलकुलेशन देखना होगा। Z की वैल्यू पे चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, Z जो है वो रेजिस्टेंस ही है, तो यूनिट और डायमेंशन वही होंगे जो रेजिस्टेंस के होते हैं। यहाँ से tan फाई निकालूंगा मैं डायग्राम से, तो tan फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज VC by VR। VC इज I इंटू काईसी और I इंटू R से R कट गया, ये क्या आ गया, काईसी बाय R। सो क्या लिख सकते हैं, 1/ωc डिवाइडेड बाय R। तो tan फाई की वैल्यू 1/ωc बाय R। ओमेगा को चाहो तो फिर ये सब्स्टिट्यूट यहाँ भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 1/ωc डिवाइडेड बाय R। ये आ गई हमारी फाई की वैल्यू। ठीक है, फिर इसमें भी केस देख ले। ठीक है, इसको नोट कर लो, केस देखें इसमें भी। तो इसमें वैसे ही देख सकते हैं कि पहले मान लो अगर कैपेसिटर की वैल्यू 0 हो जाए, इस केस में कैपेसिटर सर्किट से हटा दिया जाए, अगर हम C की वैल्यू को 0 कर देंगे, ठीक है ना, उसको मतलब कहते कैसे हैं क्वेश्चन में, कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट का मतलब कैपेसिटर की वैल्यू 0 कर दी, इफ कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड, ये लिख के क्वेश्चंस में आ सकता है, कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड, माने C की वैल्यू क्या कर दी अपन ने, 0 कर दी। सॉरी, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड का मतलब C की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी, है ना, उल्टा बोल गया मैं। कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड करने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, C की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। C की वैल्यू इनफाइनाइट होने का मतलब काईसी क्या है, 1/ωc, या इन्फिनिटी रखोगे ये क्या बन जाएगा, 0। काईसी की वैल्यू 0, काईसी की वैल्यू 0, काईसी की वैल्यू 0 मतलब tan फाई 0, मतलब फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।
डिग्री, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री, फाई की वैल्यू 0 डिग्री, मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, काईसी 0 है, ये कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, मतलब VC की वैल्यू 0, VC 0 मतलब सर्किट में कौन इफेक्टिव है, सिर्फ रेजिस्टेंस ही इफेक्टिव है, तो सर्किट क्या बन जाएगा, सर्किट विल बी प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर, सर्किट प्योरली नेचर में कैसा हो जाएगा, रेजिस्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसी में सेकंड केस क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस अपन 0 कर दें, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस को 0 कर देंगे R इक्वल्स टू 0, तो R इक्वल्स टू 0 के केस में VR 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रेजिस्टेंस 0, तो tan फाई की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी ना, नॉट डिफाइंड, यहाँ R 0 कर देंगे तो tan फाई नॉट डिफाइंड हो जाएगा, tan फाई नॉट डिफाइंड मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो गई, π/2, फाई की वैल्यू π/2 का मतलब, यहाँ फाई 0 का मतलब क्या था, V एंड I आर इन सेम फेस, ऐसे यहाँ पे फाई की वैल्यू π/2 का मतलब क्या है, V lags behind current by π/2 फेज एंगल, है ना, V lags behind current, क्यों, क्योंकि सर्किट नेचर में सिर्फ प्योरली कैपेसिटिव बचा, और कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल करंट से π/2 फेज से पीछे लैग करता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर्किट विल बी प्योरली कैपेसिटिव इन नेचर, सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव इन नेचर, ये हमारा यहाँ पे टॉपिक, इसमें मतलब ये हमारा CR सर्किट कंप्लीट हो गया है, इसको देख लो अच्छे से, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थर्ड सर्किट देखते हैं अपन, LC सर्किट। LC सर्किट का मतलब क्या हो जाएगा, इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट, LC सर्किट मतलब इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा, जो कि दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे बाया AC सोर्स विच इज वेरिंग साइनोसाइडली विद टाइम, उसकी इक्वेशन होगी V बराबर V0 sin ओमेगा t, इसमें करंट फ्लो करेगा और उसकी वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL और इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो हमको पता है इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 फेज से लीड करता है, और कैपेसिटर के लिए क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो π/2 एंगल से लैग करता है करंट से, ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट डायग्राम अगर देखूं तो भाई साहब ये है कि VL ऊपर है और VC क्या है, नीचे है, VL ऊपर है और VC क्या है, नीचे है, डिपेंडिंग अपॉन कौन बड़ा है कौन छोटा, अपन इसको लिख लेंगे VL माइनस VC, तो ये साइन ये बता रहा है कि आपको बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है, तो ये हमारा नेट यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो बन जाएगा, पोटेंशियल माने वोल्टेज बन जाएगा, तो V नेट हमारे पास बन जाएगा, या एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं कि इंडक्टर का वोल्टेज ज्यादा है, तो VL माइनस VC इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे I इंटू काई माइनस I इंटू काई सी, I कॉमन लेंगे, अंदर बनेगा काई माइनस काई सी, और इसको लिख लेंगे ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C, तो ये V नेट का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से अपन V बाय I को लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C, और V बाय I ही सर्किट का नेट रेजिस्टेंस इम्पीडेंस बन जाएगा ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C। देखो भाई ये बिल्कुल सरल कहानी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। फिर आप ऑब्वियस सी बात है ओमेगा की वैल्यू एज पर नीड यहाँ पे है ना 2πf सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बनाने को बहुत से फॉर्मूले बनते चले जाएंगे, इसका कोई नीड नहीं है, बेसिक फॉर्मूला बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको फेजर डायग्राम अगर ध्यान से देखें तो हमको साफ साफ समझ आ रहा है कि वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, चाहे आप VC के साथ देखो चाहे आप VL के साथ देखो, दोनों के साथ करंट का जो
फेज डिफरेंस है वो 90 का है, नहीं? तो यहाँ पे अपने पास 3 कंडीशंस बन जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन कौन ज्यादा है और कौन कम है, किसका वोल्टेज ज्यादा है, किसका वोल्टेज कम है। तो ये अपन देखते हैं इसमें क्या क्या भाई कंडीशंस बन सकती हैं। तो पहली कंडीशन ऐसी बन सकती है कि VL की वैल्यू VC से ज्यादा हो जाए। अगर VL की वैल्यू VC से ज्यादा है तो KL की वैल्यू KC से ज्यादा होगी। तो KL की वैल्यू KC से ज्यादा है मतलब सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट कर रहा है इस केस में। सेकेंड केस हो सकता है VL इज लेस देन VC। VL लेस देन VC माने KL की वैल्यू KC से कम, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट कर रहा है, मतलब सर्किट विल बी प्योरली कैपेसिटिव इन नेचर। KC जो है वो KL को डोमिनेट कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस को डोमिनेट कर रहा है। दिस मीन सर्किट जो है वो प्योरली नेचर में कैसा है, कैपेसिटिव है। और तीसरा केस इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का केस बन जाएगा, ठीक है? तीसरा केस अपना इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का केस बन जाएगा, मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा अपने पास कि अगर VL की वैल्यू VC के बराबर हो जाए, VL की वैल्यू VC के बराबर हो जाए, VL की वैल्यू VC के बराबर हो गई, दैट मीन्स क्या होगा, VL माइनस VC तो जीरो हो जाएगा ना। तो मैं अगर करंट निकालूं V बाय Z करके, वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस, तो 0 बाय Z क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा करंट सर्किट में, नहीं? इस केस में, ठीक है ना? तो वोल्टेज कर दिया, सॉरी एक मिनट, VL की वैल्यू जो है वो VC के बराबर हो गई, मतलब इससे इन्फरेंस निकलेगा पोटेंशियल कैसे जीरो, वोल्टेज कैसे जीरो हो सकता है ना, कॉमन सेंस की बात। VL जो है वो VC के बराबर हो गया, दैट इज KL जो है वो KC के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? KL KC के बराबर हो गया, तो अपन ये टर्म क्या आ जाएगा, अगर नेट रेजिस्टेंस देखो, नेट रेजिस्टेंस Z, ये Z लिखा क्या है, Z लिखा है KL माइनस KC। ये नेट रेजिस्टेंस क्या लिखा है, KL माइनस KC। तो KL माइनस KC, KL KC के बराबर है, तो KL माइनस KC इस केस में क्या हो जाएगा, KL माइनस KC की वैल्यू जीरो आ जाएगी। KL माइनस KC जीरो आ गया मतलब करंट V बाय Z क्या आ जाएगा, V बाय जीरो, दैट इज नॉट डिफाइंड, नहीं? करंट सर्किट में क्या आ गया, इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड क्या, इसको इनफाइनाइट बोल दो कि करंट जो है सर्किट में वो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना? तो इस केस में क्या है, जब करंट इनफाइनाइट हो जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। कब होता है ये, जब VL VC के बराबर हो जाए। VL VC के बराबर मतलब KL KC के बराबर, मतलब जो नेट रेजिस्टेंस है KL माइनस KC वो जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब करंट इनफाइनाइट। इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इसको कहेंगे अपन कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक? अब इस इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन में होता क्या है, इसकी अपन फ्रीक्वेंसी निकालने को कह सकता है कभी कभी। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो KL KC के बराबर है, विच मीन्स ओमेगा L 1 बाय ओमेगा C के बराबर है, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय LC है, जिसका मतलब होगा ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट LC आएगी। यहाँ से ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में LC आ जाएगी। इसी को अपन कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, विच इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, कब होगी, जब सर्किट में VL VC बराबर KL KC बराबर, नेट रेजिस्टेंस जीरो, करंट हो जाएगा इनफाइनाइट। करंट इनफाइनाइट को कहते हैं कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है करंट और वोल्टेज के ऑसिलेशन की, उसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला है 1 बाय 2 पाई अंडर रूट में L बाय C। देखो भाई,
क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़े। एक आखिरी सर्किट देखना है अपने को, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट और देखेंगे। एलसीआर सर्किट का तो मतलब समझी गए होंगे, मैं पूरा क्या लिखूं, है ना, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, सर्किट। ठीक है ना, इंडक्टर, ये सी बना है ना, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, सर्किट, ये नाम पड़ेगा भैया अपना, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, एलसीआर सर्किट। तो इसमें क्या होगा, अपने पास तीनों प्राणी माने इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों ही सीरीज में जुड़े होंगे अक्रॉस एन एसी सोर्स। इसका वोल्टेज साइनोसाइडली वेरी करेगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये L है, ये C है, ये R है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL होगा, इसके क्रॉस VC और इसके क्रॉस VR। करंट सर्किट में I फ्लो करेगा इस तरीके से। I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे साइनोसाइडली वेरी कर रहा होगा, देखना हो। मुद्दा पूरा फिर से वही चलेगा। इंडक्टर के लिए वोल्टेज करंट को π/2 एंगल से लीड करता है। कैपेसिटर के लिए वोल्टेज जो है वो करंट को π/2 एंगल से लैग करता है। और रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में होते हैं। यही मामला है भाई यहाँ पे देखो। तो अगर मैं नेट वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाना चाहूँ, नेट वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाना चाहूँ, ये अज्यूम करके कि इंडक्टर का वोल्टेज कैपेसिटर से ज्यादा है, तो ये VC है, ये VL है, ये VR आएगा और यहाँ पे VNet आएगा फाई एंगल पे R के साथ। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये वाला वोल्टेज ज्यादा है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ नेट वोल्टेज VL माइनस VC आ जाएगा। तो मतलब ऊपर नेट वोल्टेज कितना आ गया, VL माइनस VC, और इधर आ गया VR। चमका, ये आया VL माइनस VC, ये है VR, ये नेट वोल्टेज, ये आ गया फाई एंगल। तो ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो गया। ये दिखा भाई। तो मैं फिर से नेट वोल्टेज लिख सकता हूँ। नेट वोल्टेज क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इस डायग्राम को देखो, इसको यहां से लिखा है ये VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो यहां से अपन इधर मैं कंटिन्यू कर देता हूं इस तरफ। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, साफ साफ दिख रहा है, I इंटू काई इंटू काई का होल स्क्वायर प्लस I इंटू R का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा। और यहां से अपन I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, काई माइनस काई का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, I अंडर रूट में काई माइनस काई का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहाँ से V बाय आई की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में काई माइनस काई का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको अपन इम्पीडेंस कहेंगे सर्किट के लिए। उसकी वैल्यू आई काई माइनस काई का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और करंट निकाल सकते हैं V बाय जेड करके, मतलब V अपॉन अंडर रूट में काई माइनस काई का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये वही आ गया करंट सर्किट में। देखो बाकी एज पर नीड चीजें रख सकते हो यहाँ पे। क्या क्या एज पर नीड रख सकते हो, काई एल की वैल्यू ओमेगा एल, काई सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, जरूरत पड़ने पे ओमेगा को 2πf भी धरा जा सकता है, वो तो नीड की बात है। और एक्स्ट्रापोलेट करके कुछ नहीं मिलेगा फॉर्मूलों को, मेन फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। इम्पीडेंस, करंट, ठीक है ना, यहाँ ठा के रख देना, है ना, वैसा बन जाएगा भाई फॉर्मूला। ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे अच्छा लगे। और अच्छा लगना है ओमेगा की जगह 2πf डाल देना, और अच्छा लगेगा फॉर्मूला।
ठीक है, समझ आया? थोड़ा सा फाई पे चर्चा कर लें, देख लो पहले इतना। तो ये मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा पोर्शन, फाई पे चर्चा कर लेते हैं। तो tan फाई निकालो भैया डायग्राम से। परपेंडिकुलर कंपोनेंट VL माइनस VC, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VR। ये क्या आएगा? VL माइनस VC बाय VR, VL माइनस VC बाय VR। VL मतलब I इंटू काई एल, I इंटू काई सी बाय I इंटू R, मतलब काई एल बाय काई एल माइनस काई सी बाय R। ये हमारे पास tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। और खोल सकते हो है वैल्यूज वैसे ही रख के, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी अपॉन R। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय R। ये आ जाएगा हमारे पास फाई की वैल्यू। इसमें भी केसेस बन सकते हैं, है ना? कैसे देखें भाई केसेस फाई के लिए? इसमें बड़ा आसान है, देखना भाई। चर्चा करते हैं VL और VC पर, वहीं से अपने पास केस निकल आएंगे। तो पहला केस, अगर VL की वैल्यू VC से ज्यादा हो गई, दिस मीन्स काई एल की वैल्यू काई सी से ज्यादा, और काई एल की वैल्यू काई सी से ज्यादा होने का मतलब है tan फाई पॉजिटिव। tan फाई क्या आया? पॉजिटिव नंबर आया। tan फाई पॉजिटिव मतलब थीटा भी क्या होगा, मतलब सॉरी थीटा कह रहा हूँ, फाई भी क्या होगा? पॉजिटिव। और फाई पॉजिटिव का मतलब है कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब भैया करंट भी अपना इसी डायरेक्शन में है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है मतलब बी वोल्टेज जो है वो करंट को फाई एंगल से बीट कर रहा है। बीट मतलब आगे है, लीड कर रहा है, ठीक है ना? इस केस में क्या कह सकते हैं? वोल्टेज लीड्स करंट बाय अ फेज एंगल फाई। केस नंबर 2, VL लेस देन VC इंप्लाइज काई एल लेस देन काई सी, मतलब tan फाई कैसा है? नेगेटिव। तो फाई भी कैसा होगा? नेगेटिव। भैया tan फंक्शन में क्या होता है? tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है ना। तो tan नेगेटिव मतलब थीटा भी नेगेटिव होगा। थीटा नेगेटिव है मतलब एंगल हमारा क्लॉकवाइज चलने लगा, नीचे नीचे एंगल नीचे चलने लगा, मतलब वोल्टेज नीचे हो गया है। तो वोल्टेज lags behind current by a phase angle phi। वोल्टेज करंट को लैग कर रहा है फाई फेज एंगल से। तीसरा केस वही हो जाएगा अपने पास, ठीक है? अगर VL और VC बराबर हो जाए, VL और VC बराबर, अगर VL इक्वल टू VC दैट मीन्स काई एल इक्वल टू काई सी। काई एल इक्वल टू काई सी का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास? काई एल बराबर काई सी, ये टर्म जीरो। तो tan फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। tan फाई जीरो दैट मीन्स फाई क्या हो गया? 0 डिग्री। वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। वोल्टेज और करंट कैसे हो जाएंगे अपने पास? सेम फेज में हो जाएंगे। ये 3 केसेस बन जाएंगे अपने पास। देखो भाई, समझ आया? आगे बढ़े। इसी में अपन थोड़ा सा रेजोनेंस कंडीशन भी देख लेते हैं एलसीआर सर्किट में, ठीक है? यहां अपन समझ लेते हैं रेजोनेंस कंडीशन इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है?
तो हमको पता है रेजोनेंस होता कब है, रेजोनेंस अभी देखा, रेजोनेंस अकर्स व्हेन chi L इक्वल्स टू chi C, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो यही हमारे पास क्या है, दिस इज कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन है ये कि हमारे पास chi L जो है वो chi C के बराबर हो जाएगा। और LCR सर्किट में Z की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट में chi L माइनस chi C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमारे पास Z की वैल्यू थी। तो हमको पता है एट रेजोनेंस chi L जो है वो chi C के बराबर, मतलब ओमेगा L 1 बाय ओमेगा C के बराबर, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर 1 बाय LC के बराबर, ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट LC। तो यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट में LC। ये मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले देखा था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही निकल के आएगी जो पहले अभी LC सर्किट में देखा था, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है ना। हाँ, है क्या कि दूसरी चीज हमको ये पता होनी चाहिए कि रेजोनेंस अकर्स व्हेन, भाई साउंड में पता है रेजोनेंस कब होता था, जब वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई की है उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तब हमारे पास रेजोनेंस होता था। तो ठीक उसी प्रकार से जो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है ना, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जब सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस अकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट जब इसके बराबर हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हमारे पास हो गया है। तो अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को F0 मान रहे हैं और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो अप्लाई किया इसकी फ्रीक्वेंसी F मान रहे हैं, तो F और F0 दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में LC, ठीक है ना। F0 यहाँ पे क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास F हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर। अब इसमें केसेस देखते हैं, ठीक है। चलो भाई ये क्लियर है बिल्कुल। तो भाई chi L को chi C के बराबर कर दिया है। केसेस के थोड़ा सा और एडिशनल देखते हैं। इसमें chi L chi C के बराबर कर दिया है तो chi L माइनस chi C 0 हो जाएगा। मतलब इन रेजोनेंस कंडीशन, जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर, दैट इज R के बराबर। इस केस में हमारा Z जो है वो मिनिमम है, इम्पीडेंस सर्किट का मिनिमम होगा और सिर्फ R के बराबर होगा, क्योंकि chi L माइनस chi C हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो Z मिनिमम R के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। नहीं भाई, यही तो मतलब बना इसका, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये इसका मतलब हमारे पास बना, ठीक। और जब रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस सर्किट का मिनिमम है उस केस में करंट क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट विल बी मैक्सिमम। और उस I मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, V बाय Z मिनिमम, दैट इज इक्वल टू V बाय R। ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा हमारे सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में, ठीक है ना। क्लियर है ये एकदम बढ़िया तरीके से।
तो काईएल काईसी के बराबर होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। फ्रीक्वेंसी देख ली, रेजोनेंस कंडीशन में जेड इम्पीडेंस मिनिमम होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, और करंट मैक्सिमम हो कि जेड मिनिमम है, और वो सिर्फ V/R के ही बराबर हो जाएगा। आगे बढ़े तो इसमें थोड़ा सा हम लोग बस ग्राफ और देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राफ में देखने वाला पोर्शन ये है कि अपन Z वर्सेस F का ग्राफ और I वर्सेस F का ग्राफ देखेंगे, मतलब इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अगर मैं इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाऊं तो हमको पता है कि अगर हमारा जो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है F0, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो हमारा Z जो है वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा ना। तो इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा Z है दैट विल बी मिनिमम। ये F0 है, F0 पे हमारा Z क्या आएगा, मिनिमम आएगा। और अगर मैं I वर्सेस करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाऊं तो करंट हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हो रहा है, मतलब ग्राफ उल्टा कर दो, ठीक है ना। ये करंट क्या होगा, I max करस्पॉन्डिंग टू F बराबर F0। ये हमारे ग्राफ आ जाएंगे। देखो इस लेक्चर में अभी इतना ही रखते हैं, यूजेस से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन देखेंगे अपना, कि रेडियो कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, इस इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के कंसेप्ट को यूज करके, जिसमें आप लोग FM वगैरह जो सुनते हो वो कैसे चैनल कैच करता है रेडियो में, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना।